नमस्कार सभी को। आज हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति, इनके 10 वर्षों के विगत प्रश्न जो भी प्रीलिम्स के अंदर आए हुए हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन 2017। ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच क्या बोल रहा है हमें? ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य हैं उनकी और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच हमें अंतर को डिफाइन करना है। इनमें से कौन सा सही है ये ज़्यादा ज़रूरी है, हम देखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच, शिरस्त्राण मतलब हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जैसे हमें ये नहीं पता, ठीक है, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, 12th क्लास की बुक है उसके अंदर भी पढ़ते हैं और कला एवं संस्कृति में भी पढ़ते हैं। तो इसके अंदर कवच हथियारों का कोई जिक्र नहीं होता है। वहाँ पर पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे, तो जैसे हेलमेट हुआ, इनका कोई जिक्र हुआ नहीं है। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। इसको एक मिनट होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, यह हो सकता है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास ताम्र मतलब तांबे का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था और सोने का भी ज्ञान था, ठीक है। लोहे का ज्ञान उसमें नहीं था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है? ताम्रकालीन मतलब कांस्ययुगीन सभ्यता तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। तो ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन 2 खत्म, मतलब बी और डी कैंसिल हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। अब तीसरा देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्य घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इस पशु को जानते हो। बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीसरा सही है, तो तीसरे के साथ अब ओनली 3 तो है नहीं, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारा विवरण PDF में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो इसको आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदूहड़ो, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, जो किसके लिए फेमस है? जो मन के बनाने के लिए चंदूहड़ो और कालीबंगा, लोथल, इसके अंदर टेराकोटा का काम किया जाता था। मृतभांड बनाने की जो फैक्ट्रियाँ मिली थी यहाँ पे, फैक्ट्रियाँ मतलब दुकानें, कारखाने मिले थे चंदूहड़ो और लोथल के अंदर। तो ये तो कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। स्थल है, बिल्कुल है। कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान के अंदर है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का पार्ट है। सोनगरो, इसको हम छोड़ देते हैं। देसलपुर, जो कि यूपी में है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का पार्ट है। सौंदड़ो एक हमें अभिलेख का जिक्र मिलता है, मौर्यकालीन अभिलेख का हमें जिक्र मिलता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। सोनहरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ताम्र शिलालेख है, जो मौर्यकालीन है माना जाता है। प्राकृत और ब्राह्य लिपि में लिखा गया है। इस शिलालेख के तहत अन्य भंडार के संग्रहित अनाज, देखो अन्न भंडार अनाज के सावधानी पूर्वक वितरण से संबंधित एक शाही आदेश जारी किए जाने के उल्लेख हैं। अब इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। ये मैप हो गया।
देसलपुर सॉरी गुजरात में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। देसलपुर गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी ईसा पूर्व है। देसलपुर की खुदाई सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है। चंदोड़ सभी को पता है, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और जल प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। ठीक है। वो बोल रहा है, जैसे इसके अंदर कीवर्ड हम ध्यान दें तो जल संचय की बात कर रहा है, प्रबंधन प्रणाली की बात कर रहा है, बांधों की श्रृंखला की बात कर रहा है और जलाशयों की बात कर रहा है। तो ये तो कौन सा? धोलावीरा गुजरात में है। कालीबंगा में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिली बांध बनाने के लिए। राखीगढ़ी पंजाब, राखीगढ़ी पंजाब, रोपड़ हरियाणा, तो इनमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है, इसके अंदर जलाशय जल प्रबंधन इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये तो देखो डायरेक्ट अप्लाइड क्वेश्चन है, और ये प्रश्न तब पूछा गया था जब धोलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिल गया था। तो ये तो करंट से रिलेट तो क्वेश्चन पूछते ही हैं यूपीएससी में। धोलावीरा देखो एक बार देख लेते हैं। 3000 से 1500 ईसा पूर्व मध्य अस्तित्व में रहा। ठीक है। गुजरात के खादिर कच्छ के रण में शुष्क द्वीप में अवस्थित है। धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। प्रवेश द्वार बनाए गए थे। यहाँ की बड़ा खुला हुआ क्षेत्र भी था, जहाँ सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाते थे। 2 मौसमी नहरें थी यहाँ पर, मनसर और मानसर। ठीक। जल को पत्थर से निर्मित बड़े जलाशय संग्रहित किया जाता था। जलाशय पूर्वी दक्षिणी ध्रुव के साथ बनाए जाते थे। ये रही धोलावीरा। कालीबंगा का शब्द का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। टीले पे उत्तर पाए जाए काली की चूड़ियाँ, टीले के उत्तर में पाए गए काली चूड़ियाँ के ढेर के आधार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। यह हनुमानगढ़ जिले जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे बसी हुई शहर है, जिसकी जलधारा पर स्थित है। कालीबंगा दुर्ग परिसर उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा निर्मित हुआ है। ठीक है। इसके समीप कुआं और स्नान चबूतरा बनाया हुआ है। गड्ढों की व्याख्या अग्निकुंडों, अग्नि वेदिकाएँ मिली है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, पंजाब में नहीं है, सॉरी हरियाणा में है। राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है। अन्य 4 बड़े नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, गौरीवाला और धोलावीरा, इनमें से राखीगढ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। हकरा नदी सरस्वती नदी के किनारे राखीगढ़ी है। लोथल गुजरात, ये तो सभी को पता है। रोपड़ ऐसे स्थल के लिए सुप्रसिद्ध जो बाद में पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खुदाई की गई थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। 2016 सम्राट अशोक राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? विलियम सॉरी देखो, मैक्स मूलर एक साहित्यकार हैं, विलियम जोन्स एक साहित्यकार हैं। इसका मुझे पता नहीं है। इसका आंसर जेम्स प्रिसेप। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखो, इसमें जेम्स प्रिसेप ही थे जिन्होंने 1837 में दिल्ली में एक बड़े पत्थर के स्तंभ पर अंकित प्राचीन शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और यह सम्राट अशोक का एक आदेश था।
एलिमिनेशन का कोई वो नहीं है इसके अंदर। निम्नलिखित में से किन उभार द्वार मूर्ति शिल्प रिलीफ कल्चर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ राणा अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? ये तो सभी को पता है, कंगनहल्ली। ये आई गया, ये यूपीएससी के ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। देखो, सोहनगोरो जो कि क्या है, यूपी के अंदर मौर्यकालीन शिलालेख है, ताम्र शिलालेख है। ठीक, सांची का कोई मतलब ही नहीं है अशोक से, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, बच गए दो। तो इसका आंसर तो कंगनहल्ली है। कंगनहल्ली कर्नाटक में 3 किलोमीटर दूर खुदाई से एक अशोक के सेल से प्राप्त राणा अशोक राजा अशोक से मिला है, यद्यपि अमरावती में चित्रित किया गया कंगनहल्ली। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श किया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। कौन? अशोक। अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। अशोक ने धर्म के प्रति का वास्ता दिखाई जब वो कलिंग के युद्ध जीतते हैं तब। कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय महिमा मंडित करने की दृष्टि से धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या उससे अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण संप्रदायों की निंदा करता है, अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, अपितु संप्रदाय गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, तो अशोक। इनके बारे में ऐसा कोई विवरण नहीं मिला। देख, अशोक भारत के सहिष्णु सम्राट माना जाता है। अपने प्रत्येक धर्म का सम्मान किए और लोगों को धर्म का पालन का प्रोत्साहन किया। विशेषतः 12वें प्रमुख शिलालेख से स्पष्ट होता है। उसने अपने संप्रदाय की महिमा मंडन करने और दूसरे संप्रदाय की आलोचना करने के संदेह बरतने और आह्वान किया। वह मानता था कि कठोर आलोचना से स्वयं के साथ साथ दूसरे संप्रदायों को भी हानि पहुंचती है। शिलालेख ने चेतावनी के साथ संप्रदाय किसी भी व्यक्ति का संप्रदाय धर्म के माध्यम से बढ़ता है। ठीक, ये अशोक के शिलालेख हुए। निम्नलिखित धौली उड़ीसा में है, एरनगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, जोहड़ उड़ीसा में है, कलसी, ये नहीं पता, इसका ओनली 2 आंसर सही है। कलसी शायद आंध्र प्रदेश में है, एग्जैक्ट नहीं पता, पर कर्नाटक में तो नहीं है। इसका आंसर ओनली 2। देखो ये आ गया, अशोक के 14 शिलालेख। कंधार अफगानिस्तान में, शहबाजगढ़ी, देखो ये ऑप्शन, मतलब अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन निकलता है। कलसी उत्तराखंड में है, सॉरी, कलसी उत्तराखंड। गिरनार ये हो गया, मुंबई सापोर, धौली उड़ीसा, जोहड़ उड़ीसा, एरनगुड़ी आंध्र प्रदेश, सही है। और सन्नती ये कर्नाटक में है, सन्नती गुलबर्गा ज़िले के अंदर।
कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन से सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। किसी को दंड दिया जाए और दास मतलब दंड देने के अनुरूप उसको दास की सजा दी जाए तो वो बिल्कुल दास हो सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। यदि कोई दासी के साथ राजा मिलकर पुत्र का जनन करते हैं तो वो दासी से मुक्त हो जाती है, रानी कहलाने लग जाती है। ये भी सही बात है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र कानूनी हक मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो आंसर डी आंसर हो गया, तीनों सही है। न्यायिक दंड के कारण दास बने गए व्यक्ति के दंडप्रीत प्रकार से दासता निश्चित अवधि के लिए होती है, क्योंकि दंडप्रीत को सजा काटने के बाद मुक्त हो जाता है। ठीक है। कौटिल्य अपने दासों का भी वर्णन किया है। स्वेच्छा से स्वयं बेचकर दास बन जाते हैं, इसलिए दास का कुछ समय बाद स्वतंत्र हो सकते हैं। दासता अपनी अवधि के दौरान स्वतंत्र हो सकते हैं। गिरवी रखे गए दासों की अहितक कहा जाता है। कौटिल्य साहब। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछ रहा है। किसके? बलात्श्रम। देखो, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रावधान हमने पढ़ा भी नहीं है। जो पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली खो के आ जाता है। तो हमने नहीं पढ़ा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हम मान के चलते। श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार था, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं था। साप्ताहिक मजदूरी, महीना मजदूरी, दिन प्रतिदिन मजदूरी। यदि गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। ऐसी तो कोई पूर्णतः अविद्यमान तो नहीं था, विद्यमान तो था पर पूर्णतः अविद्यमान तो नहीं था पूरी तरीके से। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। सजा के तौर पर दिया जाने वाला जनता द्वारा एक प्रकार का कर माना जाता था बलात्श्रम को। ऑप्शन ए आंसर हो गया। बलात्श्रम जबरन मजदूरी से संदर्भित करता है, जो कि 300 से 600 ईस्वी के दौरान पूर्व की तुलना में अत्यधिक प्रचलित हो गई थी। भूमि अनुदान शिलालेखों में करों के साथ उसका भी उल्लेख किया गया था। इससे पता चलता है कि उसे राज्य के लिए आय का स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। यह एक अवैतनिक कर है। देखो, विष्टि का उल्लेख करने वाले अधिकांश शिलालेख मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसमें यह पता चलता है कि यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी, मतलब इन दोनों में सिमट के नहीं रही थी, वो आगे भी प्रचलित थी। 2020 प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा, चोल किसके लिए विख्यात थे? देखो, बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बिल्कुल नहीं थे। नगर, घंटाशाला, कदूरा ऐसे कोई हमने पढ़ा ही नहीं है। उत्कृष्ट प्रशिष्ट कला स्थापत्य से संबंधित स्थान
शक्तिशाली राज्य की राजधानी के बारे में हमने कभी ऐसे को पढ़ा ही नहीं है। नगर घंटाशाला विदेशी व्यापार ये हो सकता है। कदूरा और नगर घंटाशाला, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो नवंबर 2019 में घंटाशाला गांव में बुद्ध प्रतिमा का अनावरण किया गया था। चक्रवाती तूफान निसर्ग, रायगढ़, चोल और दिव्य आगर और काशीद में इस तूफान से हुए क्षति का सर्वेक्षण करने के लिए केंद्रित टीम गठित की गई थी, इसलिए प्रश्न पूछा गया। ओके, आगे चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कोयल्याप और द्रोणवाप, देखो ये पहले ही पता लग रहा है कि ऐसे नाप तोल वाला है। निर्दिष्ट करता है भूमाप, मौद्रिक मूल्यों के सिक्के नहीं, नगर भूमि के वर्गीकरण नहीं, धार्मिक अनुष्ठान नहीं। ये ऑप्शन ए भूमाप के प्रति। कोयल्याप, द्रोणवाप और एक और है, इसके अंदर कौन सा है देखते हैं अभी। ये रहा निर्वाता, कोयल्याप और द्रोणवाप, 3 है जो कि भूमाप की पद्धति के लिए किसमें कहाँ बंगाल के अभिलेखों में कोयल्याप और द्रोणवाप जैसे शब्दों का उपयोग विकल्प है, इसका सही आंसर हो गया। देखो ये हो गया। अंगुल सबसे छोटी हस्त कोनी, ये एकड़ के अंदर मापा जाता है। कोयल्याप 1 आधी एकड़ से 2 एकड़, 12 एकड़ से 16 एकड़ कोयल्याप, द्रोणवाप पाटक 60 एकड़ हो गया। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? हर्षवर्धन के उत्थान के तहत गुप्त काल के पतन के बाद, ठीक है। इसके अंदर मगध, बिल्कुल गुप्त काल के बाद मगध, मालवा के परमार, ये मध्य भारत में आ जाते हैं, ठीक। थानेश्वर, ये हमने नहीं पढ़ा। कन्नौज, ये भी था। देवगिरी के यादव ये पश्चिमी भारत, ये नहीं थे। और वल्लभी के मैत्रेय, ये था। तो इसमें 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। जिसमें 1, 4, 6 है तो वो आंसर हो गया। 1, 4, 6 ऑप्शन बी के अंदर है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। आंसर का विश्लेषण भी देख लेते हैं। मालवा के परमार 10वीं शताब्दी के अंदर शासक थे। देवगिरी के यादव 12वीं से 13वीं शताब्दी तक शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 14वीं शताब्दी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। ए, सी, डी एलिमिनेट कर दिए गए हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखने के लिए सभी को धन्यवाद।